जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे। खान जीएस रिसर्च सेंटर खान सर का आज हम लोग बायोलॉजी वाला टॉपिक जो दिए हैं इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। खान सर वही जो अपने नाम के मोहताज नहीं हैं। आइए इनमें कौन कौन सा कंटेंट है, टॉपिक्स है खान सर के स्टाइल में। बउआ बबनी तैयार हो जाओ, क्लास स्टार्ट हो रहा है। आइए कोशिका जो चैप्टर है कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र के बारे में, पेशी तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, नेक्स्ट श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त ब्लड ग्रुप, उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, देन कैविटी ऑफ बॉडी, न्यूट्रिशन और मानव रोग लास्ट वाला टॉपिक रहेगा। कुल 16 चैप्टर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी देखिए क्या कहता है, सजीवों का अध्ययन जो है उसको बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान कहलाता है सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बोटेनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के जो जनक हैं अरस्तु हैं। फिर कोशिका के बारे में आते हैं, इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु मृत कोशिकाओं की खोज थी, ये किसकी थी? ये मृत कोशिका थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को, क्योंकि उन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1681 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा था। कोशिका में केंद्र होता है, उस केंद्रक को खोजने का काम रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। ये कोशिका के बारे में मुख्य बिंदु हो गया। फिर स्लाइडेन और स्वेन ने कोशिका सिद्धांत दिया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में आप लोग पढ़े होंगे। कोशिका सिद्धांत देने वाले स्लाइडेन एवं स्वेन हैं। कहा जाता है कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है, अतः कोशिका की सबसे छोटी इकाई अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब लोग बचपन में डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की मौलिक संरचनात्मक इकाई होती है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। मृत कोशिका क्या कहलाती है? नेफ्रोसिस। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है, वो होता है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है या स्नायु कोशिका की होती है। नोट दिए हैं, नोट देखिए। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। हमारा जो तंत्रिका कोशिका है उसमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो ठीक नहीं होगा। इसी कारण चोट लगने से शीघ्र ही इंसानों की किसी की मृत्यु हो जाती है। सबसे तेज कोशिका लीवर है, यकृत में होता है कोशिका का विभाजन। सबसे ज़्यादा विभाजन जो होता है लीवर में होता है, यकृत में होता है। यह क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर लेता है। ये सारी जानकारियाँ कोशिका के थी। अब कोशिका के अंग के बारे में सुनेंगे। कोशिका के अंग के बारे में, इसमें से पहला टॉपिक है जीव द्रव्य। कोशिका के अंग में जीव द्रव्य होता है, इसकी खोज पुरकिंजे ने करते हैं। एक तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है जीव द्रव्य, इसे जीवन का आधार कहा जाता है। इसमें सभी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल से बना होता है। 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव। नेक्स्ट देखेंगे। कोशिका कहता है कोशिका द्रव में कोशिकाओं को सूखने से बचाता है कोशिका द्रव। अब चलते हैं कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज को बना होता है। यह केवल पादप में ही पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति। जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। जी को याद करेंगे, जी से जीवाणु, पीसो पेप्टिडोग्लाइकेन।
कवक की कोशिका भित्ति कायरीन से बनी होती है। किसकी बनती है? काइटिन होना चाहिए, यहाँ पे दिया है कायरीन। नेक्स्ट देखेंगे, अब कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने देखा कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप में मिलता है, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है, सेमी परमेबल होता है, कुछ वस्तु को अंदर आ जाने देता है। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। इसकी खोज अल्टमन ने की थी। यह ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही याद रखिएगा। इसमें क्रेब चक्र होता है, एक क्रेब चक्र होता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस शक्तिग्रह कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों की क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंतःपरद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। अतः कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है यहाँ पे, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा खुरदरा होता है। अंतःपरद्रव्य जालिका यह राइबोसोम होता है। यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। आपको बता दें, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम आ गया। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है राइबोसोम। यह प्रोटीन का निर्माण है। यह क्वेश्चन पूछा है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। 70S यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80S यह भारी होता है तथा ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो हमने देखा राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S 80S। अब चलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए उसका नाम गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी रख दिया। यह पदार्थों का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इसलिए यह यातायात में सहायक होता है। अब चलते हैं सेंट्रोसोम। यह कोशिका का विभाजन करता है। पूछेगा कोशिका का विभाजन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सेंट्रोसोम होता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं होता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, ना कि सेंट्रोसोम के द्वारा। याद रखेंगे, सिर्फ जंतु कोशिका में मिलता है। सेंट्रोसोम की खोज बॉबेरी ने की थी। अब चलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम ये कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है, कोशिका के अंदर डाइजेशन का काम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम उस अंग को डाइजेस्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। फट जाना चाहिए, ये फट जाती है, जिससे पूरी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली, एटम बम के नाम से जानते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज डी डोवे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है, जिसके कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अब चलते हैं केंद्रक के बारे में। हमने आपको पहले बता दिया, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये कोशिका को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जिस तरह से कंप्यूटर को सीपीयू होता है, सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसी तरह हमारे दिमाग का कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका को कंट्रोल करने का, माफ़ करिएगा, कोशिका को कंट्रोल करता है कौन? केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहते हैं। ये 80% प्रोटीन से बना होता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। राजधानी की बात करें, यह जल को संचित करके रखता है। राजधानी जल को स्टोर करके रखने का काम करता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादप में बड़ी होती है। लवक की बात करें, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यह केवल पादप में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं। लवक पहले टाइप है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक,
क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक ये पत्ती में पाया जाता है। आइए बारी बारी से सबको समझते हैं। हरित लवक, हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है, यह पत्ती के तना में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट यह भोजन का संग्रह करता है, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट यह रंग प्रदान करता है। इससे बहुत क्वेश्चन करें, सुपर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टमाटर और मिर्च में लवक पाया जाता है, ये वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट है, तो ये लाइकोपेज पाया जाता है जिससे रंग प्रदान करता है। गाजर का जो रंग प्रदान है ये कैरोटीन प्रदान करता है। गाजर को कौन? कैरोटीन। चुकंदर को बीटानोन। और फलों का रंग जो पीला होता है ये जेंथोफिल के कारण होता है। अब चलते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक अविकसित, यूकैरियोटिक विकसित। यू मीन्स होता है सत्य, तो यूकैरियोटिक को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक हमारा पादप होता है, दूसरा हमारा जंतु होता है। प्रोकैरियोटिक की बात करें, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव होता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, विकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S का राइबोसोम होता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनका राजधानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, इसको बताना है। ऑप्शन ए, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में लाइसोसोम, ER, क्लोरोफिल या माइटोकॉन्ड्रिया। अब बताइए जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब चलते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोम गुणसूत्र। मोनो में यह 23 जोड़ा होता है, आप लोग जानते हैं। मोनो में लगभग 23 जोड़ा 46 गो होता है। एक होता है 22 गो, फिर दूसरा होता है 22 का पेयर होता है। एक होता है कितना? 23 होता है। समझ में आ रहा है? 23, इसमें से एक होता है ऑटोसोम, जिसकी खोज वॉल्डेयर ने किया था। ये ऊपरी भाग का सैटेलाइट है। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमेयर कहते हैं। इसके बीच में जो धागे की समान संरचना होती है उसे आयरन कहते हैं। आपको सिर्फ ये जानना है कि मोनो में जो क्रोमोसोम है 46 होते हैं, 23 के पेयर में होते हैं, 23 के जोड़े में होते हैं। क्रोमोसोम केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। केंद्र के अंदर में क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है। क्रोमोसोम के अंदर DNA होगा। DNA के अंदर जीन होता है। जीन माता पिता के गुण में पाए जाते हैं, अतः जीन आनुवंशिकता का आधार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता का, हेरिडिटी का जो आधार है, बेस है, वो कौन है? जीन होता है। आइए अब देखते हैं मेल और फीमेल में कौन कौन से क्रोमोसोम। सपोज करिए मेल में 44+XY होता है और फीमेल में 44+XY होता है। और बेबी होने के लिए तो नंबर ऑफ X-1 होना चाहिए। मेल में 1 - 1 = 0, फीमेल में 2 - 1 = 0। अब कुछ जीव और उसके क्रोमोसोम देखिए। सपोज़ करिए कि हमको अगर ये फादर में XY होता है और मदर में XX होता है। अगर फादर का किसी तरह से क्रोमोसोम का Y वाला घटक और मदर का जो है X वाला, तो ये X और Y हो जाएगा, तो मिलकर के ये रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा उत्पन्न करने के लिए, सन उत्पन्न करने के लिए। सपोज करिए कि फादर का X वाला घटक और मदर का भी XX, तो XX मिलकर के ये डॉटर यानी पुत्री को जन्म देगा। सपोज करें कि हम जीवाणु की बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक ही होते हैं। मटर में 14 होता है, इसी तरह प्याज में 16 होता है, मक्के में 20 क्रोमोसोम होता है, मटर में 24। मटर से और याद रखिएगा मेंडल ने मटर पर क्या किया था, कुछ खोज किए थे। मेढक में 26 होता है, नींबू में 18 से 36 होता है, मोनो में 46 होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। आलू में 48, दो ज़्यादा होता है। आलू एक टाइप का तना होता है। चिंपांजी में भी 48 होता है, आलू के बराबर पाया गया है। तंबाकू में 48, तो देखिएगा आलू, चिंपांजी, तंबाकू में बराबर होता है। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम ये पूछा गया है, ये टेरिडोफाइट्स में होता है। सबसे ज़्यादा 1600 है क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में। केंद्रीय अम्ल न्यूक्लियक जो होती है 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। DNA को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कोशिका के अंदर केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। DNA कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
डीएनए के देखिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसमें दो पार्ट में बांटे हैं, एक न्यूक्लियोसाइड दूसरा फॉस्फेट। इसमें न्यूक्लियोसाइड में शुगर में बांटे, नाइट्रोजन बेस में बांटे। तो शुगर में एक है राइबो और डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजन में बते प्यूरिन, पायरिडीन, एडीन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये पार्ट रखिएगा नाइट्रोजन बेस का, एडीन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए के जो टर्म है, फेरा की संख्या जो लंबाई होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए की जो लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम का। डीएनए के टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, डबल हेलिक्स होती है, जिसकी खोज कौन करते हैं, जिसकी खोज वाटसन एंड क्रिक करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एडेनिन तथा थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये जो एडेनिन है, एडेनिन के बीच और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच इसमें ट्रिपल का हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। यह याद रखिएगा, ये बॉन्ड पूछा जाता है। पहले दूसरा एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं आप आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है, सिंगल हेलिक्स होती है। राइबोज शुगर, इसमें राइबोज का शुगर पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज का था। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। डिफरेंस सही है डीएनए आरएनए में। यहाँ पे डीएनए में थाइमिन हो जाता है फोर्थ वाला ऑप्शन पे, क्योंकि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तीनों कॉमन होते हैं। लेकिन आरएनए में यूरेसिल बदल जाता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। इसलिए एमिनो एसिड और आवश्यक की पहचान करता है, उन्हें एक क्रम में सजाता है। टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। यह अमीनो एसिड का परिवहन करता है, परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। राइबोसोम आरएनए यह प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। डीएनए से आरएनए के बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए अगर बनाएंगे, ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से पुनः डीएनए को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप लोग लिखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, आप पढ़ेंगे। सपोज कर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से रिवर्स हम लोग पानी को स्वच्छता करते थे, ये अभी भी होता है सऊदी अरब वाले देशों में, जहाँ पे पानी की कुछ कमी पाई जाती है। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। इसी तरह से डीएनए के बनना तो रेप्लिकेशन बोलते हैं। देखिएगा, ये डीएनए से हमको आरएनए बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। फिर अगर आरएनए से डीएनए बनाना है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए से प्रोटीन बनाने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखेंगे कोशिका का विभाजन। एक कोशिका का टूटकर 2 कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, और तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतु कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम कहलाता है, और पादप कोशिका विभाजन सेल प्लेट होता है। आपकी तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है, बता दिए हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होता है, असूत्री माइटोसिस, समसूत्री माइटोसिस और अर्धसूत्री मायोसिस। याद रखेंगे 3 प्रकार का कोशिका विभाजन जंतु कोशिका में हो रहा है। तो असूत्री विभाजन पढ़ेंगे अमाइटोसिस के बारे में। तो ये विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव और छोटे मोटे प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। इस प्रकार का विभाजन मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में बट जाता है। असूत्री छोटे छोटे जीव, जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव और प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। समसूत्री की बात करें तो ये सोमैटिक सेल में होता है, कायिक कोशिका में होता है। जनन कोशिका ओवम तथा स्पर्म को छोड़कर पूरी कोशिका कटी कोशिका का बना होता है। एक मदर सेल टूटकर 2 कोशिका में निर्माण होता है। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम संख्या में समान रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन से? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज क्या होता है कि ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। प्रोफेज, ये स्प्लेंडर फाइबर तुर्कधुगा का निर्माण होता है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। मेटाफेज, स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है मेटाफेज। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज यह सबसे अंतिम अवस्था है।
यह विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते, स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। कुछ रिमार्क्स हैं। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहे के पूंछ में समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। आप देखे होंगे जब भी छिपकली अगर उसकी पूंछ टूट जाती है, कट जाती है, तो दोबारा आ जाता है कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन के थ्रू आ जाता है। अब देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, स्पर्म और ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, इसलिए अर्धसूत्री नाम पड़ा। इसमें एक मृत कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में बट जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। यह इनका प्रोफेज की घटना होती है, इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। देखेंगे कि प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा अवस्था होता है। प्रोफेज तो मेल में आपको बताएं ऑटोसोम कितना होते हैं? 44 होते हैं और एलोसोम 2 होते हैं, और इधर से 22 का पेयर बनेगा। फिर फीमेल में भी ऑटोसोम 44 होते हैं और एलोसोम 2 होते हैं, तब 44 2 46 हो जाएगा। इधर 1 + 1 हो जाएगा, इधर 44 + 2 हो जाए तो 46 हो जाएगा। तब ये चाइल्ड का प्रोडक्शन करेगा। आपको हम पहले भी बता दिए, XY के रिस्पॉन्सिबल के लिए सन का रिस्पॉन्सिबल होगा और एक्स के लिए डॉटर बनेगी। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। देखिएगा ये सिंड्रोम से बहुत क्वेश्चन पूछता है। टर्नर सिंड्रोम, फिर बोलते हैं हम क्लिफनेटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। तो देखिएगा हम समझते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित तथा उसमें बांझपन देखा जाता है। इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं 46 होता है, एक बढ़ गया। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या भी 47 हो जाती है। यह मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मध्य बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। डाउन सिंड्रोम जो ग्रसित होगा वो मंगोलाइड जैसा दिखेंगे। फिर पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, क्रोमोसोम बढ़ जाती है। यह मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है, उसके ऊपर का होंठ कटा होता है। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, याद रखिएगा। वायरस जो होता है उसमें कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन ने दिए वो अप्लाई नहीं होता है। अब चलते हैं ऊतक। सेल खत्म हो गया। ऊतक समान कोशिका को जो मिलाएंगे उसके ग्रुप को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मालगीली को बोलते हैं। माफ़ करिएगा, हिस्टोलॉजी का जनक जो होता है मालगीली को कहते हैं। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिटरेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: संयोजी, तंत्रिका, पेशीय और उपकला या एडिपोज ऊतक। तो संयोजी को बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। यह शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे अस्थि हो गया, ब्लड हो गया, लसिका हो गया, 2 आपस भाग में जोड़ते हैं। अस्थि जो होता है, अस्थियां तरल संवाहक ऊतक की बनी होती है। हमारा बोन्स तरल संवहन ऊतक से बना होता है। तंत्रिका, तंत्र जगह तंत्रिका ऊतक, इसका मस्तिष्क बना होता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। पेशी ऊतक की बात करें तो इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं, यह शरीर की रक्षा करता है। उपकला एडिपोज ऊतक यह त्वचा का बना होता है, यह वसा को संग्रहित करता है। एडिपोज में सारे वसा जाकर के जमा हो जाते हैं। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे की झुर्रियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे। कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः अस्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल 2 प्रकार का होता है: बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल इंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल यह शरीर के बाह्य में पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर की रक्षा प्रदान करता है। केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डू, घेंघा, चींटी, फिर मधुमक्खी, बिच्छू, शंख इत्यादि पर। आंतरिक कंकाल यह शरीर के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मानव, बकरी, गाय में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। नोट दिए हैं। कछुआ के पेट पर बाह्य कंकाल तथा पैर, पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। कंकाल 2 भागों में बांटा जाता है: उपास्थि और अस्थि।
उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज, ये मुलायम होता है, इसमें कैल्शियम का फॉस्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है उपास्थि में। जैसे हमारा नाक उपास्थि का, कान उपास्थि का, सभी बड़ी हड्डियों के सिर जो होते हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं, ये मुलायम होता है। अस्थि को इंग्लिश में बोन्स बोलते हैं, अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। देखेंगे अस्थि के जो हैं ये कठोर होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है और कैल्शियम का कार्बोनेट दोनों होता है। ये लगभग शरीर का 60% क्या होता है, अस्थियों में लगभग 60% फॉस्फेट होता है, कैल्शियम का, कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों में जो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज में कांडरा का प्रोटीन पाता है। ये डिफरेंस है कार्टिलेज और बोन्स में। तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में। अस्थियों में जो अधिकतम घनत्व है 30 वर्ष की आयु में होता है। जन्म लेने वाले शिशु में 300 अस्थि होता है, 300 हड्डी होता है। बाल्य अवस्था में वो बढ़ करके घट करके 208 हो जाता है तथा वयस्क में 206 ही अस्थि बची रहती है। अस्थि और अस्थि, इससे बहुत क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कि अस्थि अस्थि को मिलने से बोन्स और बोन्स मिलेंगे तो लिगामेंट बनेगा, मसल्स और बोन्स मिलेगा तो टेंडन बनेगा, मसल्स और मसल्स बनेंगे तो क्या बनेंगे, सिलेक्सर बनेंगे। तो BBL याद रखिएगा, बोन्स प्लस बोन्स इज इक्वल टू लिगामेंट, मसल प्लस बोन्स टेंडन, मसल प्लस मसल्स इसको बोलते हैं सेलेक्सर। कंकाल तंत्र दो भागों में बांटा जाता है, एक उपांगी बोलते हैं, दूसरा अक्षीय बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि कंकाल तंत्र, कंकाल सिस्टम, कंकाल इंडो। अब देखिएगा कंकाल तंत्र की आंतरिक रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। दो कंकाल तंत्र का पार्ट है, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल को एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ये शरीर के बाहर और शरीर के संपूर्ण भागों की रक्षा करता है, ये तो हम आपको बता दिए हैं। फिर देखिए किस किस में होता है, ये तो पढ़ा दिए, थोड़ा सा रिपीटेशन था। देखिएगा फिर अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएं नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। मानव शरीर में उपास्थियों के पिन्ना, नाक की हड्डी, श्वास नली के बीच और हड्डियों में संधि स्थल पर पाए जाते उपास्थि। अस्थि में ओसिन प्रोटीन होता है, जबकि उपास्थि में कॉन्टिन होता है। ये भी रिपीट है। 30 वर्ष की अवस्था में घनत्व तो अधिक हो जाता है हड्डियों का, ये तो बता दिए हैं। बाल्यावस्था में 208 होता है और फिर हम जो वयस्क में 206 आता है। अब मानव के शरीर में समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है अपेंडिकुलर, दूसरा है अक्षीय एवियल होता है। तो अपेंडिकुलर की बात करें, अनुबंधी उपांगी की बात करें, तो ये शरीर का सीधा रखने में, शरीर को स्ट्रेट रखने में प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। उपांगी की कुल संख्या 126 होती है। अब एक्सियल की बात करते हैं। देखिएगा हाथ में जो होता है कुल 60 बोन्स होता है। जो हाथ है ह्यूमरस होता है, उसमें एक बोन्स होता है, रेडियस होता है, इसमें एक बोन्स होता है, अल्ना होता है, उसमें एक बोन्स। तो ये पूछा जाता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कहाँ के बोन्स हैं, तो हाथों के बोन्स हैं। ये नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर डुपर क्वेश्चन हो गया। कार्पल कलाई जो होता है इसमें 8 होता है हमारा। मेटाकार्पल्स में हथेली में 5 बोन्स होते हैं। फिर फ्लेंजिस में 14 बोन्स, टोटल ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे हमारा 30, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो हाथ में हमारे पास 60 बोन्स होते हैं। अब पैर की बात करेंगे तो पैर में भी हमारे पास 60 बोन्स होते हैं। कौन कौन से, इसको बोलते हैं फिबिया, उरु या उस्थि या पटेला, उसमें एक होता है, टिबिया में एक होता है, फिबुला में एक होता है, टार्सल में 7 होता है और फ्लेंजिस में 14 होता है। तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये 30 होगा, क्योंकि 2 पैर होता है तो 30 दूना 2, 60 हो जाएगा। अब चलते हैं, जैसे पेल्विक की बात करें, श्रेणी मंजला की बात है, पेल्विक में 2 बोन्स होता है, हंसली में 2 बोन्स होता है और अंश मेखना में 2 बोन्स होता है। अक्षीय की बात करें, एक्सियल, ये शरीर के बीचों बीच पाया जाता है, शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता, प्रोटेक्शन देता है। अक्षीय की कुल संख्या 80 होती है। मेरुदंड की बात करें तो 26 प्रारंभ में 33 हो जाता है। रिप्स की बात करें तो ये हमारे पास 24 बोन्स होता है। स्टर्नम में 1 बोन्स होता है, आपस को जोड़ता है रिप्स को। और सिर में जो होता है 29 हमारे पास हड्डी होता है, खोपड़ी में 29 हड्डी होता है। ये क्वेश्चन, ये जो वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। चेहरा में 14 बोन्स होता है, इसको याद कर लेंगे। कान में 16 बोन्स होते हैं, 6 बोन्स होना चाहिए। हाइड में 1 होता है, कपाल में 8 होता है। कपाल में कितने बोन्स होते हैं, 8। कान में तो 6 ही बोन्स होता है। कान में हड्डियों की संख्या 6 ही होती है। इसमें बोलते हैं मिस नाम से याद करते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस।
देखिए हड्डियों के बारे में, गर्दन की हड्डियों की संख्या 7 होती है कान में। हड्डियों की एक कान में 3 होता है तो दोनों कानों में मिलाकर 3 दूना 6 हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। ये मध्य कान का भाग है, मिडिल ईयर का भाग है। कान के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ की होती है। सबसे कमज़ोर हड्डी जो होती है कैल्विक कॉलर हंसली की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी डेंट्री दांत की बोल सकते हैं आप, इनामेल को भी बोल सकते हैं। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। सबसे खोखली हड्डी पैर की हड्डी होती है। पटेला सिस्माइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसीएम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है जो पेल्विक का एक भाग होता है। मांसपेशी तथा अस्थियों को मिलाने वाला मांस प्लस बोन्स M+B, तो ये टेंडन हो जाएगा, उसे टेंडन कहते हैं, MBT। उसके बाद याद रखेंगे जहाँ पे अस्थि और दूसरी अस्थि यानी बोन्स प्लस तो BBL होता है, लिगामेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा होता है। बोन्स और बोन्स क्या बोलेंगे, लिगामेंट होता है। अस्थियों को जोड़ने के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग होता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला होता है जिसे क्या बोलते हैं, फोरुमेन मैग्नम, फोरमिन मैग्नम। अस्थियां जो होती है, अस्थियां कोशिकाएं, बोन सेल। अस्थि कोशिका 3 प्रकार का होता है। ऑस्टियोक्लास्ट, ये खराब अस्थि कोशिका को खाकर खत्म करता है, इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ये अस्थि का निर्माण करता है, इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोसाइट, ये कोशिका को परिपक्व बनाता है, इसे मैच्योर सेल कहते हैं। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, बोन मैरो में आरबीसी। ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। आपकी स्त्री फिल्म देखे होंगे तो बोन मैरो अच्छा से समझ में आया होगा। ज्वाइंट्स क्या होता है, देखिए कंकाल का वह स्थान जहाँ पे अस्थियाँ मिलकर हिलडुल सकती हैं उसे संधि कहते हैं। संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। ज्वाइंट्स 3 प्रकार के होते हैं, अचल, अपूर्ण, पूर्ण, फ्री मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमोरेबल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो फ्री मूवेबल है उसमें 3 प्रकार, जितना भी कैटेगरी है देख लीजिए, बॉल एंड सॉकेट, हिंज ज्वाइंट, पाइवट, देन ग्लाइडिंग एंड देन सैडल। ये सारे पार्ट था। अब चलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट के बारे में। इमूवेबल ज्वाइंट की बात करें, अचल संधि की बात करें, इस संधि को फिक्स्ड या फाइब्रस रेशेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता है। यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है, दांत जैसे हमारा कहीं पे घूमता नहीं है। स्लाइटली मूवेबल, जो ये पूर्ण संधि पाया जाता है वहाँ थोड़ा सा मोर गति देखने को मिलता है, जैसे पसली हो गया, बैकबोन्स हो गया। फ्री मूवेबल की बात करें तो पूर्ण संधि होता है, यह पूर्णतः विभिन्न दिशाओं में गति कर सकता है। ये 5 प्रकार का होता है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बॉल एंड सॉकेट को हिंदी में बोलते हैं कुंदक खल की, ये बहुत हार्ड है तो इंग्लिश में याद रखेंगे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इस प्रकार की संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है जो हड्डी इससे जुड़ी होती है। इसके ऊपरी भाग गोल होता है, ये सभी दिशाओं में घूम सकता है, जैसे पेल्विस प्लस फीमर, स्केपुला, ह्यूमरस। हिंग ज्वाइंट की बात करें, हिंग देखे होंगे, ये कहाँ पे होता है, हमारा केहूनी और घुटना में होता है। दरवाजे में भी हिंग ज्वाइंट लगता है। ये संधि केवल एक ही ओर गति करता है, जैसे हमारा दरवाज़ा ही एक ही ओर खुलती है, दूसरी ओर नहीं खुल पाती है। पाइवट ज्वाइंट की बात करें, खूंटी संधि की, इसका आकार खूंटी के समान होता है, एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, जैसे कशोरिक दंड का ऊपरी भाग या एटलस तथा निचले का भाग। नेक्स्ट बात करें कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट के बारे में, तो यह एक दूसरे पर फिसलती रहती है। ग्लाइड का मतलब फिसलना होता है, थोड़ा गति करती है, जैसे हमारा कार्पल और मेटाकार्पल्स। सैडल ज्वाइंट की बात करें, यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ही समान होता है किंतु एक निश्चित सीमा के अंदर सभी दिशाओं में गति करता है, जैसे हमारा अंगूठा, यह सैडल ज्वाइंट है। बनावट के अनुसार हड्डियों के प्रकार अब देखते हैं। फ्लैट बोन, ये देखिएगा, यह हड्डी शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है, जैसे पसली, खोपड़ी और स्केपुला। लॉन्ग बोन, ये शरीर के भार रोकता है। लॉन्ग बोन क्या होता है, ये शरीर का भार रोकता है, जैसे हाथ पैर। शॉर्ट बोन, ये आकार में छोटे होते हैं तथा अस्थायित्व प्रदान करते हैं, जैसे टार्सल और कार्पल्स। इरेगुलर, अनियमित बोन, ये आकार में अलग अलग रहता है, ये कोश कहता है कशेरुकी दंड के सभी हड्डियाँ यह हल्की गति प्रदान करता है। सिस्मॉइड बोन्स, ये कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है, जैसे पटेला। नेक्स्ट देखेंगे अब मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र को समझते हैं। मांसपेशी शरीर में त्वचा के अंदर पाया जाता है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरियम जांघ में है, सबसे छोटी स्टेपिस कान में होती है।
मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी सुपर है कि हम लोग मांसपेशियों में मायोसिन कहाँ प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशी में पाया जाता है मायोसिन नामक प्रोटीन। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। जब हम लोग उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं देते हैं तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। मांसपेशी 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। ऐच्छिक मांसपेशी को इंग्लिश में वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं, वॉलेंटरी मस्कुलर मसल्स बोलते हैं। देखिएगा ये क्या होता है, ये मांसपेशी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियाँ कंकाल से जुड़ी रहती है, अतः इन्हें कंकालीय मांसपेशियाँ भी कहती हैं। जैसे हमारा लाइट बैंड, डार्क बैंड में पाया जाता है। अनैच्छिक मांसपेशियाँ, ये पेशी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है क्योंकि यह कंकाल से नहीं जुड़ी रहती है, इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। हृदय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय पेशियाँ कार्डियक मसल्स बोलते हैं। इसमें अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाया जाता है। यह भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। देखिए हृदय अगर हमारी इच्छा अनुसार काम करे तो अजब ही कुछ देखने को मिलेगा। रिमार्क्स में लिखे हैं सर कि एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी को जोड़ने का काम बोलते हैं, इसको सेलेक्सर। तो हम बता दिए बीबीएल, बोन्स प्लस बोन्स लिगामेंट बोलते हैं, बोन्स प्लस मसल्स को टेंडन बोलते हैं, मसल प्लस मसल को सेलेक्सर बोलते हैं। सेलेक्सर नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती है, जबकि कहता है एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण फैल जाती है। एक बार फिर पढ़ देते हैं, मांसपेशियों दूसरे मांसपेशियों को जो जोड़ने का काम करता है सेलेक्सर नामक पेशी के कारण होता है, सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण फैल जाती है। ये थे मस्कुलर सिस्टम। अब आते हैं पाचन तंत्र के बारे में, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहलाते हैं, जिनमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। ये देखिएगा पाचन तंत्र 2 भागों में बांटा गया है, आहार नाल और उससे संबद्ध पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल की बात करें, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। ये मुख गुहा से प्रारंभ होता है। हमारा खाना कहाँ से शुरू होता है, मुख से पचना शुरू हो जाता है। पाचन के समय भोजन में आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई जो होती है लगभग 32 फीट की होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा इत्यादि पाए जाते हैं, आते हैं। संबद्ध पाचन ग्रंथि की बात करें, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें, तो वे ये ग्रंथियां भोजन का पाचन वाली एंजाइम का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय आते हैं। पाचन की क्रियाएं मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन की क्रिया छोटी आंत से पूर्ण हो जाती है। याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा है कि पाचन की जो क्रिया होती है छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। सब बड़ी आंत में क्या करते हैं, जल का अवशोषण होता है। अब मुख गुहा की बात करें, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा का एक खाली जगह होता है जिसमें जीव, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ और 32 दांत पाए जाते हैं। लार ग्रंथि को सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता रहता है। लार ग्रंथि में लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणु को मार देता है। याद रखिएगा ये लाइसोजाइम क्या होता है, एंजाइम कीटाणु को मारता है। टाइलिन तथा डायस्टेज एंजाइम को शर्करा से ये बदल देता है। क्या लिखेगा, टाइलिन तथा डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत है। ये जो टाइलिन है ये एक टाइप का एंजाइम है जो एंजाइम को या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा लसलस बना देता है, जिससे उसमें निगलने में आसानी होती है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी की होती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। पैरोटिड, सबमैंडुलर, सबलिंगुअल। जब पैरोटिड ग्रंथि लाल ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है, जिससे मम्स बोलते हैं, गलसुआ कहते हैं। रिमार्क, सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड, जहर ग्लैंड की थैली का काम करता है पैरोटिड ग्रंथि। अब दांत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होती है। कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होती है। दांतों का निर्माण में 85% कैल्शियम का फॉस्फेट यूज़ होता है और 10% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड होता है। दांतों के क्षरण टूट फूट क्लोरीन के कारण होती है। मानव दांत 2 परत का होता है। बाहरी परत को इनामेल कहते हैं, आंतरिक परत को डेंटाइन कहा जाता है। मानव दांत के 2 परत होते हैं, तो बता दें इनामेल और डेंटाइन। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत होता है। दांत सबसे कठोर भाग होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। ये देखिएगा इनामेल और डेंटिन की बात करते हैं। फिर बोलते हैं डायोफायोडंट।
वैसे जीव जिसमें दो दांत होते हैं, वैसे दांत जो जीवन में दो प्रकार के आते हैं उसके डायोफायोडेंट बोलते हैं। और जैसे दूध के दांत जिनकी संख्या 20 होती है। मोनोफायोडेंट वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं, उसको मोनो में से होता है एक, जैसे अकल वाला दांत। मोनो दांत 4 प्रकार का होता है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर कृंतक बोलते हैं, इसे नोज तिथ भी कहते हैं। यह भोजन को काटने में काम आता है। मोनो में इसकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे होता है, तो 4 + 4 8 होता है। शाकाहारी जानवरों में इंसिजर चौड़ा होता है, इसको याद रखिएगा। कैनाइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रदनक, ये आई तिथ कहता है। यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। मोनो में इसकी संख्या 2 + 2 4 होती है। मांसाहारी जानवरों में कैनाइन अधिक नुकीला होता है। प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर इसके चीक तिथ कहते हैं। यह भोजन को चबाने का काम करता है। बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। वयस्क में इसकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। मोलर की बात करें तो मोलर को विजडम तिथ कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना ही होता है। बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 6 ऊपर 6 नीचे टोटल 12 होता है। अर्थात चारों प्रकार के सर्वाधिक में संख्या में मोलर की संख्या, दांतों की संख्या में मोलर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि 12 हो गया। बच्चों में प्रीमोलर का पूर्णतः अभाव होता है। अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांतों को दूध के दांत मिल्कतीत कहते हैं। दूध का दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट जाते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 20 + 32 = 52 होती है। पक्षियों के चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप होते हैं। हाथी का बाहर निकला दांत उसके जबड़े का सेकंड इंसिजर होता है। आइए इस फॉर्मूला लिखते हैं, डेंटल फार्मूला को देखते हैं। डेंटल फार्मूला क्या कहता है? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ऊपर लिख दिए इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, 2 को इंसिजर ऊपर 2 को नीचे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तब 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चे में देखिएगा 2 1 0 2, क्योंकि बच्चों में जो होता है प्रीमोलर नहीं होता, इसलिए उसको 0 रखा गया। इसको याद रखेंगे, 2 1 0 2 बच्चों में होता है। इस तरह से नीचे भी रख देंगे 2 1 0 2। ये डेंटल फार्मूला दांत का सूत्र बोलते हैं। दंत सूत्र दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर तथा घोड़े का होता है 44। मच्छर में 47 दांत होते हैं, जबकि गाय और भेड़ में 32 दांत होते हैं। अब चलते हैं ग्रास नली। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह नली के समान होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। आमाशय पेट या थैली नुमा होती है। देखिएगा ये आमाशय, ये कैसी होती है? थैली नुमा होती है। ये आमाशय कैसी होती है? एक थैली नुमा होती है जो भोजन का संग्रहण करती है और तथा पचने दोनों का कार्य करती है। संग्रहण तथा पचाने का कार्य करती है। ये भोजन का लगभग 4 घंटे ही रोक कर रखती है। आमाशय 3 भागों में बांटा जाता है, कार्डियक, फंडिक तथा पैलेडिक। देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा कार्डियक, ये हो जाएगा फंडिक तथा ये होगा हमारा पायरोलिक। इधर से हमारा ओसोफेगस मिलकर आता है, तब ये हमारा भोजन यहाँ पे आके जमा होता है। 3 बार याद रखिएगा, फंडिक, कार्डियक एंड पायलोरिक। इसमें काइम वगैरह भी एंजाइम बताएंगे आपको। तो आइए हम बात करते हैं कार्डियक की। बात करें तो कार्डियक से हाइड्रोजन क्लोराइड HCl निकलता है, जो टायलिन के प्रभाव से समाप्त करता है और कीटाणुओं को भी मारता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम को क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। फंडिक बीज का भाग होता है जिसमें कोटनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहे हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है, तो हम लोग बोलते हैं पेट में चूहा कूद रहा है। फाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है, अर्थात दूध को पचाता है। दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन, ये क्वेश्चन पूछा है कि दूध में क्या पाया जाता है? केसीन प्रोटीन। कैल्शियम तथा दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन और कैल्शियम का कैसिनेट में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, तो याद रखिएगा यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन कोशिका के बाद छोटी को आंत में जाता है। भोजन अब काइम के रूप में ले लेता है। अब छोटी आंत पढ़ेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। छोटी आंत को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। छोटी आंत के 3 भाग हैं और यहाँ पे भोजन का कंप्लीट पाचन होता है। कौन कौन सा?
डोडेनम, जेजुनम, इलियम। तो आइए यकृत है, यकृत के बारे में देखेंगे। यकृत को इंग्लिश में लिवर बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत क्वेश्चन पूछा है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? हमारा यकृत होता है। इसका भार 1.5 kg होता है। ये क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण स्वयं कर लेता है, बहुत फास्ट इसमें रीजेनरेशन प्रोसेस होता है। यकृत में बाइल जूस का निर्माण होता है, पित्तरस का स्राव करता है। पित्ताशय की बात करते हैं, गैल ब्लैडर, ये इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्तरस जमा होता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है। ये सपोज करिए लीवर होता है तो इसके नीचे हमारा पित्ताशय होता है। और याद रखिएगा, फिर कहता है ठीक नीचे होता है। पित्ताशय में स्टोन का निर्माण होता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक है। पित्त भोजन की क्षारीय बना देता है क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त का पीएच मान 7.8 से लेकर के 8.5 तक होता है। यह पित्त भोजन को कायम उपस्थित वसा को तोड़ फोड़ देता है, जिस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पायस्त्रीकरण कहते हैं। तो देखिएगा ये पित्त का फोटो, इधर देखिए आहार नाल शुरू हुआ हमारा, इसके बाद यकृत आया, यकृत के नीचे हमारा पास ये अग्न्याशय है, ये हमारा पेट है, स्टोमक है, ये हमारा पित्ताशय। पित्त के नीचे क्या रहता है? पित्ताशय रहता है। फिर देखिएगा ये हमारा जेजुनम पार्ट है, डिडुनम पास है, ये हमारा इलियम पार्ट है, इसमें होता है विलाई, तो इसी में चुभन होता है जिससे हमको भूख का एहसास होता है, फीलिंग होती है। अब बोलते हैं डोडोनम की बात है, पक्वाशय की बात करते हैं तो ये छोटी आंत का पहला भाग होता है। आमाशय के बाद भोजन कायम ग्रहणी में पाया जाता है, उसमें उपस्थित पित्त मिलाई जाती है, वो क्षारीय बन जाता है। गर्हिणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार का हार्मोन पाए जाते हैं। कोले, क्या कौन सा हार्मोन? कोलेसिस्टोकाइनिन और सिकेटिन। अब बात करें, नेक्स्ट देखते हैं तो कोलेसिस्टोकाइन क्या होता है? यह पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। सिक्रेटिन की बात करें तो यह अग्न्याशय को अग्न्याशय रस पैंक्रियाटिक जूस के स्रावित करता है, स्रावित के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं कि अग्न्याशय 3 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा देते हैं। पहला पार्ट है ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन को पचा करके पेप्टाइड में बदलता है, बहुत क्वेश्चन बनना है। एमाइलेज, यह स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लाइपेज, ये पायसीकरण करता है, वसा का, पित्तरस का इमल्सिफाइड करता है और वसा को तोड़ करके ग्लिसरॉल तथा फैटिक एसिड, ये क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है। लाइपेज क्या करता है? ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में बदल देता है। अग्न्याशय एंजाइम पूर्ण एंजाइम कहता है, इसको फॉर्मूला होता है लेट, लैपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। याद रखिएगा, अग्न्याशय 3 एंजाइम को रिलीज करता है, लेट्स के नाम से, लैपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। जेजुनम में कहता है पाचन का कोई क्रिया नहीं होता है, ग्रहणी और बाद भोजन जेजुनम में होता है और जेजुनम के बाद इलियम में जाता है। अब इलियम की बात करें तो ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के एंजाइम के जो रस होते हैं, आंत का जो रस इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, इन सभी आंत रस को क्या कहते हैं? सेकस इंटिकस कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइम पाया जाता है, जैसे इरेप्सिन की बात करें, यह प्रोटीन को पचाता है, ये प्रोटीन पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है, यहाँ प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। प्रोटीन पेप्टोन में बदला, पेप्टाइड में बदला, फिर एमिनो एसिड में बदला। लाइपेज की बात करें तो यह वसा का पाचन करता है, लाइपेज, बहुत क्वेश्चन पूछा है, और वसा को ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में, बीपीएससी क्वेश्चन है। लाइपेज वसा को क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है। माल्टेज माल्टोज को पचाता है, सुक्रेज सुक्रोज चीनी को पचाता है, और लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है, डाइजेशन करने का काम करता है। नोट में दिया कि छोटी आंत का अंतिम जो भाग है इलियम होता है। इलियम में उंगली जैसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे विलाई कहते हैं। विलाई चूसने का काम करता है, अवशोषण का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं कि भोजन के जस्ट बाद, करने के बाद पानी नहीं पीजिए, कुछ टाइम के बाद पीजिए। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर को अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें नींद आने लगती है। छोटी आंत इलियम से भोजन निकलता है, यह काइल के रूप में ले लेता है और बड़ी आंत में ये प्रवेश करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, बड़ी आंत की बात करते हैं तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल एक अवशोषण होता है भोजन का, नहीं, इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। सीकम, कोलोन और रेक्टम या मलाशय की बात करेंगे। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम में पेट दाहिनी की ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक अवशोषी अंग है, यह सेलुलोज को पचाता है, यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। रिमार्क्स की बात करें कि वैसे अंग को अवशोषी अंग वेस्टियस कहते हैं, जो शरीर में तो होता है किंतु
काम नहीं करता है। जैसे हम अपेंडिक्स की बात करें, थर्ड मोलर की बात करें, प्री मोलर या पिन्ना की बात करें, कर्ण या त्वचा इत्यादि के बारे में बात करें, ये सारे क्या हमारा अपेंडिक्स वाला इससे क्वेश्चन बनता है। वैसे अंग जो अवशोषी अंग हो गए, जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है जिसका जल का अवशोषण होता है। कोलोन में जल का वाटर का अवशोषण होता है। कोलोन में ही म्यूकस का ही निर्माण होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थों को जमा रहता है और गुदा के द्वारा टाइम मिलने पर बाहर निकाला जाता है। तो ये देख लीजिएगा फोटो, ये सेमिनल है, फिर ये हमारा अपेंडिक्स वाला हिस्सा है, फिर ये देखिए कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, तो और छोटी आंत दिखाई दे रहा है ये वाला फिगर को। अब नेक्स्ट देखेंगे और सेमी कोलोन को दिखाई दे रहा है। पाचन की ग्रंथि जो होती है, पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रियाएं 5 अवस्था में होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और फिर होता है डिफिकेशन। तो देखिएगा, अंतर्ग्रहण में भोजन हम लोग निगलते हैं, लेते हैं। पाचन में छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। अवशोषण में पचित भोजन जो होता है, पचे हुए भोजन उसको सोख लेते हैं, अवशोषण कहलाता है। और पचे भोजन पदार्थों को ऊर्जा प्राप्त करते उसको बोलते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन बोलते हैं। और जब भोजन का अवशिष्ट बच जाता है उसको बाहर निकालने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन, मल परित्याग कहते हैं। अब देखिएगा, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है उसको बोलते हैं सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। जैसे CO2 H2O और ऊर्जा उसमें निकलती है। देखिएगा, ये ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदला और जल में बदला और कैलोरी निकल रहा है 686 कैलोरी। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, श्वसन कहते हैं। अब देखेंगे कि श्वसन जो होती की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है, इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। श्वसन की क्रिया एक कैटाबोलिक है, अपचायी प्रक्रिया है। अब देखेंगे ब्रीदिंग क्या होता है। सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वास श्वास ब्रीदिंग कहते हैं। श्वास श्वास 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग 2 टाइप का होता है, निःश्वासन और निःश्वासन। देखिएगा, निःश्वासन में क्या होता है, निःश्वासन में इंस्पायरेशन में सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वासन कहते हैं। हम निम्नलिखित गैस को सांस में अंदर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और निःश्वासन एक्सपायरेशन बोलते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। निःश्वासन कहते हैं जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी मात्रा में देखिए हम सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। जैसे हम लोग सांस में लिए थे 21%, तो यहाँ पे 21% से 17% हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% था तो 4.6% निकल रहा है। नाइट्रोजन हम लिए थे कितना, 78, तो हम लोग नाइट्रोजन को कंप्लीट 78 का यूज़ कर लिए, पूरा नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं किए, पूरा निकाल दिए। अब देखिए, प्रमुख श्वसन अंग हम बात करते हैं। श्वसन अंग के द्वारा श्वसन तंत्र वह अंग है जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख श्वसन तंत्र अंग कहलाता है। कुछ देखिए, एक कोशिका का जो श्वसन तंत्र होगा विसरण विधि के द्वारा होता है। जलीय जीव जो भी मछली होता है उसमें गिल्स के थ्रू, कोलोम गलफड़ा के थ्रू होता है। कीट में श्वास नली के द्वारा होता है और टेडपोल में गिल्स के थ्रू होता है। निष्क्रिय मेढक में भूमि के अंदर उसमें त्वचा होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी टीचर एग्जाम में। अब बिच्छू जो होता है यह बुकलंग्स के लेता है, मोनो फेफड़ा के थ्रू सांस लेता है। मोनो का श्वसन मार्ग देखिएगा, जब मोनो श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग के अनुसरण करता है उस मार्ग को श्वसन का मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग के निम्नलिखित भाग है, देखिएगा, नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकिया, ब्रोंक्योलिस और एल्वियोली, ये सारे पार्ट है श्वसन मार्ग के। फिर रुधिर कोशिका। अब चलते हैं डायफ्राम की बात करेंगे। तो डायफ्राम क्या होता है, ये वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है डायफ्राम। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। ये किसका बना होता है, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू का होता है। निःश्वसन में 75% योगदान किसका होता है, एक्सपायरेशन में डायफ्राम का, क्योंकि वही उसका योगदान होता है। गर्भवती महिला में निःश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। अब देखिए, डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, तय है। फिर नासा छिद्र की बात करेंगे तो देखिएगा, नाक का अगला भाग होता है, इसी से वायु हमारे अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं, धूलकण रोक कर रखते हैं। नासिका का पार्ट, ये नाक का छिछला भाग है, इसमें चिपचिपा का म्यूकस होता है। नासिका का पार्ट के पास ऑल्फैक्टरी लोब आया जाता है जिससे हमको सुगंध का एहसास होता है। फेरिंग्स की बात करें, ग्रसनी की बात करें तो ये नासिका का पार्ट के नीचे होता है, मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इसका मार्ग भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। फेरिंग्स
कहता है निगल द्वारा गैलेट के माध्यम से ग्रस नली से जुड़ता है। लैरिंक्स और श्वास नली से जोड़ता है। ग्रसनी स्वतंत्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ता है। फिर लैरिंक्स की बात करें तो यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। लैरिंक्स फेरिंक्स के नीचे पाया जाता है। यह आवाज़ को निकालने में सहायक होता है लैरिंक्स। फिर कहते हैं इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सैरिंक्स ही करता है। नेक्स्ट देखेंगे। फिर कहते हैं लैरिंक्स पर एक कपास पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं जब हम कुछ निकलते तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में ना जा करके ग्रस नली में चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। जब एपिग्लोटिस खुलता है तो हम हिचकी आने लगती है। एपिग्लोटिस का जो नियंत्रण है मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, ब्रेन का वाला भाग मेडुला ऑब्लांगाटा। फेफड़ा की बात करें तो यह फेफड़ा मौनों के वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहता है मौनों का मुख्य श्वसन अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। फेफड़ा दाहिने फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा कहता है प्लूरल मेम्ब्रेन का बना होता है। फेफड़े का जो फुफ्फुस या प्लूनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है जिसे रक्त शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त जो है फेफड़ा में जाकर के प्योर होता है, शुद्ध होता है। अब श्वास नली की बात करें तो इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाती है। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा प्रदान करता है जिसे हाइडल कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे चल करके 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ब्रोंकाई कहते हैं, और आगे जा करके ब्रोंकाई की शाखा टूट जाती है जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं। देखिएगा ये ट्रेकिया है, ये पे हाइलिन है, फिर ये ब्रोंकी है, ब्रोंकियोलिस है, अल्वियोली है, ये वाला पार्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्वियोली किसको बोलते हैं। देखिएगा इसको बोलते हैं वायुकोष्ठक। ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली गैसों का विनिमय करता है। जब एल्वियोली जाम हो जाता है तब बीमारी को निमोनिया कहते हैं। तो ये देखिए निमोनिया हमारी भारत में पाया जाता है। निमोनिया बीमारी एल्वियोली में जाम हो जाता है, ट्रैफिक हो जाती है तो निमोनिया बीमारी होता है। टीबी नामक रोग में एल्वियोली में छेद हो जाता है। जब एल्वियोली में बलगम जम जाता है तो उसे दम्मा का रोग कहते हैं। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें रक्त पाया जाता है, उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। एल्वियोली में हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ा जाता है जिसमें कहता है हेमोग्लोबिन रूपांतरित होकर के ऑक्सी हेमोग्लोबिन H2O होता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन कोशिका में पहुंच करके ऑक्सीजन दे देता है और यह कोशिका ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड को बांध लेता है जिससे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। पुनः एल्वियोली तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोली में क्या होता है CO2 पहुँच बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को निरंतर चलती है जिसे श्वसन की क्रिया कहते हैं। फिर कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जितनी बार हम जितनी सांस लेते हैं जितना सांस छोड़ते हैं उतने को हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम TB कहते हैं। एक बार में टाइडल वॉल्यूम 50 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर तक, 1 मिनट में 500 गुना 16 लगभग 800 मिलीलीटर 81 कहा जा रहा है बाय 81। फिर कहता है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक बार में ली गई अधिकतम वायु सांस को टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC कहते हैं। TLC लगभग 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर होता है। टोटल वॉल्यूम TLC का जो मात्रा है 8% होता है। जब हम सांस लेने में किसी बीमारी के कारण परेशानी होता है तो वेंटिलेटर मशीन के द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है। अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ही लेते हैं। पानी में कम गहराई में जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेते हैं। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 14 से 30 बार सांस लेता है 1 मिनट में। अब कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो कोशिकीय श्वसन या मोनोश्वसन के अंदर होता है, मोनोकोशिका के अंदर होता है और एक जटिल प्रक्रिया जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। कोशिका श्वसन 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य में और कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका श्वसन 2 प्रकार का होता है, तो एक हम दिखा दिए कि एक इसमें कोशिका द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य में श्वसन क्या है, यह कोशिका द्रव्य में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, अतः अनाक्षी श्वसन कहते हैं। बीज का अंकुरन जीवाणु तथा यीस्ट में अनाक्षी श्वसन होता है। कोशिका द्रव्य में अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप 4 ATP का निर्माण होता है, जिसमें 2 ATP ग्लूकोज को तोड़ने में ग्लाइकोलिसिस में खर्च हो जाता है और 2 ATP शेष बच जाता है जिसे ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 2 ATP का लाभ होता है। रिमार्क में दिया हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को
एसिटाइल CA कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे ऑक्सीशोषण कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का शोषण। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्रों को करेब चक्र कहते हैं क्योंकि इसकी खोज करेब चक्र नामक विद्वान ने किया था। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप बने पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन टूट जाता है। एक पायरुविक अम्ल में अपघटन में से 38 ATP निकलते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने से 2 पायरुविक अम्ल के अपघटन से कुल 36 ATP का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें 2 ATP का लाभ होता है, कुल ATP की संख्या 39 हो जाती है। देखिएगा 36 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 38। तो ये 38 ATP हो जाता है। 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है जिससे हमें ऊर्जा की निर्माण होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। करेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। नोट में करेब्स चक्र में CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब चलते हैं कि श्वसनीय पदार्थ। श्वसनीय पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय शोषण के दौरान टूटना होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। रिमार्क में दिया हुआ है। आंतरिक शोषण, कोशिकीय शोषण के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाले शोषण को बाह्य शोषण कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले शोषण को आंतरिक शोषण कहते हैं। ये था शोषण वाला टॉपिक। तो उसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे, समझाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हम लोग दूसरा वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छा अपडेट्स आ सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।